हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 की चलाई गई हमारी सीरीज़ में हम आज राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। यह 3 पार्ट में वीडियो होगी, जिसका पहला पार्ट प्रधानमंत्री ने किया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 विधेयक पारित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत। भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना। आईजीआईए भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। भारत की विद्युत क्षमता 5 लाख मेगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार। गणतंत्र दिवस 2026। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता होंगे मुख्य अतिथि। टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर मिलेनिया 2025। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025। नए भारतीय मानकों की घोषणा। 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना गोदावरी मुहाना। राष्ट्रपति भवन परमवीर दीर्घा का उद्घाटन। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा समिति का 20वां सत्र दीपावली को। मध्य प्रदेश देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में जारी किया भारत का संविधान। राजस्थान की सिलीसेड झील एवं छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय रामसर सूची में शामिल। प्रधानमंत्री ने किया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन 25 दिसंबर 2025 को किया। यह उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल मुख्य बिंदु। आकृति। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को कमल की आकृति में विकसित किया गया है। विस्तार। 230 करोड़ की लागत से निर्मित यह परिसर 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है। प्रतिमाएं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में राष्ट्रवाद के शिखर पुरुषों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मूर्तिकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार द्वारा, जबकि अन्य 2 मूर्तियां माटूराम द्वारा तैयार की गई है। संग्रहालय। इसमें लगभग 98,000 वर्ग फीट में फैला राष्ट्रीय नायकों को समर्पित एक अत्याधुनिक संग्रहालय है, जिसे कमल के आकार में बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ 3,000 की क्षमता वाला एम्फी थिएटर और लगभग 2 लाख लोगों की क्षमता वाला विशाल रैली स्थल भी बनाया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 विधेयक पारित। वर्ष 2025 के संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर 2025 तक चला। इस सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा कुल 8 विधेयक पारित किए गए। उच्च शिक्षा नियामक की स्थापना से संबंधित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। संसद द्वारा पारित प्रमुख विधेयक। शांति विधेयक 2025। पूरा नाम सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025। पारित 17 दिसंबर को लोकसभा में तथा 18 दिसंबर 2025 को राज्यसभा द्वारा पारित। इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर 2025 को मंजूरी दे दी है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान। निजी भागीदारी। अब भारतीय निजी कंपनियां और विदेशी संस्थाएं परमाणु संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन कर सकेगी। एकाधिकार का अंतर। परमाणु संयंत्र संचालन में अब तक चले आ रहे एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। पुराने कानूनों की समाप्ति। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त किया गया है। मुआवजा और दायित्व सीएलएनडी अधिनियम को हटाकर आपूर्तिकर्ता दायित्व को समाप्त कर दिया गया है। अब मुआवजे के लिए केवल संचालक ही उत्तरदायी होगा। वैधानिक दर्जा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को अब वैधानिक दर्जा दिया गया है।
जिससे इसकी स्वायत्ता और संसद के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। लक्ष्य: वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल करना। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पारित तिथि: संसद द्वारा 18 दिसंबर को पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर 2025 को मंजूरी दे दी। उद्देश्य: विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु: प्रतिस्थापन: यह विधेयक मनरेगा का स्थान लेगा और ग्रामीण रोजगार को एक नए ढांचे में बदलता है। मनरेगा के विपरीत इसमें रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा। यह विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य करता है। काम की गारंटी: नए कानून में हर ग्रामीण परिवार को अब साल में 125 दिन काम देने की गारंटी होगी, जो पहले 100 दिन थी। वार्षिक व्यय: योजना के तहत अब कुल वार्षिक व्यय अनुमानित रूप से 1.51 लाख करोड़ है। योजना व्यय: कानून की धारा 22 के तहत इस योजना के व्यय को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेगी। सामान्य राज्यों में 60% केंद्र और 40% राज्य द्वारा। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार 90% खर्च उठाएगी। बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण का प्रावधान है। नो वर्क पीरियड: धारा 6 के अनुसार राज्य सरकारें खेती के व्यस्त समय जैसे बुआई और कटाई के दौरान साल में अधिकतम 60 दिनों तक इस योजना के तहत मिलने वाले काम को नियंत्रित कर सकेगी। बुआई और कटाई के व्यस्त सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिन का नो वर्क पीरियड होगा। मजदूरी दैनिक हर सप्ताह या किसी भी स्थिति में काम करने की तिथि के 15 दिन के भीतर ही वितरित कर दी जाएगी। रोजगार सृजन को 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों के माध्यम से अवसंरचना विकास के साथ जोड़ा गया है। जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा व मौसम में बदलाव के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 पारित, लोकसभा द्वारा 16 दिसंबर तथा राज्यसभा द्वारा 17 दिसंबर 2025 को पारित। एफडीआई में वृद्धि: बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। प्रमुख संशोधन: इसके माध्यम से बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 और आईआरडीएआई अधिनियम 1999 में बदलाव किए गए हैं। पूंजी हस्तांतरण: शेयर पूंजी हस्तांतरण हेतु पूर्व नियामक मंजूरी की सीमा 1% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। पुनर्बीमा: विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए न्यूनतम स्वामित्व निधि की आवश्यकता 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ की गई। पॉलिसी धारक सुरक्षा जागरूकता हेतु पॉलिसी धारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष स्थापित किया जाएगा। डेटा सुरक्षा: ग्राहकों का डेटा डीपीडीपी अधिनियम 2023 के अनुरूप सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। आईआरडीएआई को शक्ति: नियामक को बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुचित लाभ को वापस वसूलने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित, लोकसभा द्वारा 3 दिसंबर तथा राज्यसभा द्वारा 4 दिसंबर 2025 को पारित। मुख्य उद्देश्य: उपकर समाप्त होने के बाद भी कुल कर प्रभाव को स्थिर रखने के लिए तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पादक शुल्क की दर बढ़ाना। प्रभावित उत्पाद: इसके तहत सिगरेट, सिगार, हुक्का तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया गया है। शुल्क दरों में बदलाव: अनिर्मित तंबाकू शुल्क 64% से बढ़ाकर 70% किया गया। स्मोकिंग मिक्सचर, पाइप ओब्लिक सिगरेट शुल्क 60% से बढ़ाकर 325% करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित, लोकसभा द्वारा 5 दिसंबर तथा राज्यसभा द्वारा 8 दिसंबर 2025 को पारित। प्रमुख प्रावधान: पान मसाला और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष उत्पाद शुल्क उपकर लगाने का प्रस्ताव। उद्देश्य: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए एक स्थिर
राजस्व तंत्र विकसित करना। राजस्व प्रबंधन इस उपकर से होने वाली आय को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। विस्तार की शक्ति। फिलहाल यह केवल पान मसाला पर लागू होगा, लेकिन केंद्र सरकार के पास भविष्य में अन्य वस्तुओं को इसके दायरे में लाने का अधिकार होगा। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पारित। लोकसभा द्वारा 1 दिसंबर तथा राज्यसभा द्वारा 2 दिसंबर 2025 को पारित। प्रावधान। यह अधिनियम राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर SGST राज्य GST लगाने और उसके संग्रह का अधिकार देता है। अन्य पारित विधेयक। संसद के इसी शीतकालीन सत्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए। विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025, निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ की अनुमानित लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी 12 दिसंबर 2025 को दे दी है। जनगणना 2027 देश में 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना 2027 से जुड़े मुख्य बिंदु। भारत की जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकानों की सूची तैयार करना और आवास गणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक की जाएगी। दूसरा चरण जनगणना जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बर्फ से प्रभावित गैर समकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए PE सितंबर 2026 में की जाएगी। पहली डिजिटल जनगणना। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। जातिगत गणना शामिल। इस जनगणना में पहली बार जाति आधारित जानकारी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र की जाएगी। जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना PE में जाति डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शामिल किया जाएगा। तकनीक। प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली CMMS पोर्टल विकसित किया गया है। सेंसस एज ए सर्विस। यह मंत्रालयों को स्पष्ट मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला और कार्रवाई योग्य प्रारूप में डेटा प्रदान करेगा। कर्मचारी। इस राष्ट्रीय अभियान को पूरा करने के लिए लगभग 30 लाख फील्ड वर्कर, प्रगणक और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। विशेष जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 जनगणना के संचालन के लिए कानूनी संरचना प्रदान करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को वाराणसी के नमो घाट से इस पोत के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की। निर्माण। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तकनीक। यह लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल प्रणाली पर आधारित है। पर्यावरण अनुकूल। यह हाइड्रोजन को बिजली में बदलता है और उप उत्पाद के रूप में केवल पानी उत्सर्जित करता है, जिससे यह शून्य उत्सर्जन वाला पोत है। क्षमता व गति। 24 मीटर लंबे इस वातानुकूलित पोत में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और इसकी गति 6.5 नॉट्स है।